हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून. टुडे आई एम स्टार्टिंग permutation combination. Okay, all you know about the permutation combination. First I am discussing about the factorial. What is the factorial? Factorial means factorial can be represented as n factorial or factorial n. ठीक है, this is the two sign of the factorial, n factorial or factorial n, where n belonging to whole number. ठीक है. The definition of factorial is product of first n natural numbers or number of arrangement of n distinct objects. ठीक है. n factorial को हम ओपन कैसे करते हैं? n factorial can be written as n multiply with n minus 1 multiply with n minus 2 and so on 3 to 1. ओके, अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें, ओके, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज n minus 1 factorial. It means n factorial can be written as n multiply with n minus 1 factorial. Again this is n minus 2 factorial. तो n factorial is equal to n multiply with n minus 1 n minus 2 factorial. ऐसे ही अगर हम n factorial को लिख सकते हैं n multiply with n minus 1 multiply with n minus 2 multiply with n minus 3 factorial. कुछ फैक्टोरियल हम लोगों को याद होने चाहिए, जैसे 2 फैक्टोरियल. द वैल्यूज ऑफ 2 फैक्टोरियल इज 2 मल्टीप्लाई विथ 1. The values of 3 factorial is 3, 2, 1. It means 6. Values of 4 factorial is 24. Factorial 5, 120. And factorial 6 is 720. थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है फैक्टोरियल जीरो की वैल्यूज़ को, कि वैल्यूज़ ऑफ फैक्टोरियल जीरो क्या होगा. तो ध्यान रखना, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यूज़ क्या होती है? 1. हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. जैसे सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिया n factorial minus n minus 1 factorial. All you know that you can write n factorial is equal to n multiply with n minus 1 factorial, and again this is n minus 1 factorial. N minus 1 factorial is the common quantity, remaining term is n minus 1. Now put n equal to 1. When you are putting n equal to 1, the values becomes, this one is 1 factorial, 0 factorial, this is 0 factorial, and this one is 0. ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी है. फाइनाइट क्वांटिटी अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यूज क्या होगी? 0. इट मीन्स 1 फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल. इट मीन्स 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 फैक्टोरियल. और ऑल वी नो द वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल 1 इज 1. इट मीन्स द वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो 1. नाउ 2n फैक्टोरियल, ये एक छोटा सा टर्म है लेकिन क्वेश्चंस में कई बार आता है. इसमें क्या होता है कि 2n फैक्टोरियल जैसे ऑप्शन बनते हैं तो 2n फैक्टोरियल अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है. 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, n फैक्टोरियल 1, 3, 5 एंड सो ऑन, सारे और नंबर्स हैं अप टू 2n माइनस 1. तुम लोगों को लग रहा है कि कैसे आया होगा ये, तो इसको ध्यान से देखो. 2n फैक्टोरियल, इसका मतलब 2n को अपने को ओपन करना है अप टू 1 तक. तो 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड सो ऑन 6, 5, 4, 3, 2, 1. यार हम लोगों को पता है कि अगर हम 2n को ओपन करेंगे अप टू 1 तक तो n इवन नंबर होंगे और n ऑड नंबर होंगे. और इवन नंबर, ये मैंने फर्स्ट में इवन रख दिए फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड में ऑड. इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर वो नंबर होता है जो डिविजिबल होता है 2 से. इसका मतलब इसको 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं. सब में से 2 कॉमन आएगा तो रिमेनिंग टर्म्स क्या होगी? 2, 2, 2, n टाइम्स 2 कॉमन आएगा. देन 2 की पावर n इज द कॉमन क्वांटिटी. अगेन n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड 3, 2, 1. दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी एंड दीज आर द ऑल ऑड नंबर्स लाइज बिटवीन 1 to 2n. ठीक है. नाउ दिस इज 2 की पावर n एंड अगेन इसको ध्यान से देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर n फैक्टोरियल and these are the all odd terms. It means 2n factorial can be written as 2 की power n, n factorial 1, 3, 5 and so on to n minus 1. Okay, now I am putting some question on a factorial. Find out the last digit of number n if n is summation r equal to 0 to 30 r factorial. सब लोगों को पता है समेशन मतलब, व्हाट इज द मीन ऑफ समेशन? समेशन मतलब एडिशन ऑफ टर्म्स और पाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स. यहाँ मैंने समेशन अप्लाई किया है. आर इज द वेरिएबल एंड द वेरिएबल, ठीक है, किस तरह से वेरी कर रहा है? आर इक्वल टू 0 to 30. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को आर इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, देन 1 एंड सो ऑन 30 तक. अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो एन की जो वैल्यूज है वो है एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 30. अब मुझे लास्ट डिजिट निकालना है कि इस नंबर को मतलब आफ्टर एडिशन जो नंबर बनेगा वो n होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा.
बेटा लास्ट डिजिट पे वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें कुछ नंबर आ रहा हो। अगर उसका लास्ट डिजिट 0 आ रहा होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 320, 20 और 2 है, तो क्या ये दोनों नंबर लास्ट डिजिट पे पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे। लास्ट डिजिट पे पार्टिसिपेट करने वाला नंबर केवल 2 होगा। यस और नो? अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होती है वो 120 होती है। इसके बाद जब भी फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 7 मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 0 मेंटेन रहेगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 से लेकर 30 फैक्टोरियल में जो भी ये पर्टिकुलर नंबर आ रहे हैं, इन सब नंबर का लास्ट प्लेस क्या होगा? 0। इसका मतलब ये इस नंबर के लास्ट प्लेस पर क्या आएगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है? यूजलेस है। क्या है ये? यूजलेस। क्यों? क्योंकि इन सब में लास्ट प्लेस क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये एडिशन में लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? उसमें कोई रोल पे नहीं करेगा, कोई रोल नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका मतलब हमें केवल ध्यान देना पड़ेगा इस पे। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में 30 की जगह 100 भी लिखा होता तब भी आंसर यही आता। यस और नो? ठीक है, तो ये सब तो मेरे लिए यूजलेस है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यूज 1 है, फैक्टोरियल 1 1 है, फैक्टोरियल 2 2 है, फैक्टोरियल 3 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 24 आएगा। आगे सब में लास्ट प्लेस पे 0 आ रहा है। अगर मैं इसका सम कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है 34 और ये सब यूजलेस है। मैंने यूजलेस क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि इनके लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। अब जब मैं सम करूँगा तो लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? 4। तो लास्ट डिजिट एन की क्या आएगी? 4। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है 1 मल्टीप्लाई विद 1 फैक्टोरियल। रीड करो आप। 2 मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई विद 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एन मल्टीप्लाई विद एन फैक्टोरियल। और मैंने कहा है कि शो दैट दिस वैल्यूज इज इक्वल टू एन प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। नाउ मैंने क्या किया है? इसका ब्रेकअप किया है, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी इस तरह से होगा कि एक सीरीज़ दे रखी होगी और उसका फाइनल आंसर केवल 2 टर्म आ रहा होगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि हर टर्म की स्प्लिटिंग होगी, हर टर्म 2 टुकड़े में टूटेगा और एक उसका पार्ट जो है वो प्लस के साथ आएगा और एक पार्ट माइनस के साथ आएगा और इस तरह से ऑल्टरनेट कैंसिलेशन हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा ट्रिकी काम किया। इस स्टार्टिंग वाले 1 को मैंने लिखा 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 फैक्टोरियल। इस 2 को मैंने लिखा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 2 फैक्टोरियल। 3 को मैंने लिखा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट एन को मैंने पुटअप किया एन प्लस 1 माइनस 1 एन फैक्टोरियल। अब मैंने इसको ओपन किया। 2 मल्टीप्लाई विथ 1 फैक्टोरियल किस में कन्वर्ट हुआ? 2 फैक्टोरियल। 1 मल्टीप्लाई विथ 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 3 मल्टीप्लाई विथ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 मल्टीप्लाई विथ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगेन 4 मल्टीप्लाई विथ 3 4 फैक्टोरियल and 1 multiply with 3 3 factorial and so on. n plus 1 multiply with n plus 1 factorial and this one is n factorial. Okay, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 4 फैक्टोरियल फर्दर कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखिए, जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। अगर आगे से माइनस रिमेनिंग है तो लास्ट में से कौन प्लस रिमेनिंग रहेगा? प्लस रिमेनिंग रहेगा। फाइनली सारे टर्म कैंसिलेशन हो जाएंगे और यहाँ से माइनस वाला और यहाँ से प्लस वाला रिमेनिंग रहेगा और आंसर क्या होगा? एन प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक। नाउ लॉ ऑफ काउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ काउंटिंग। ठीक है, लॉ ऑफ काउंटिंग में आपको 2 तरह के लॉज होते हैं। एक तो फर्स्ट होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ एडिशन, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है। इफ ऑल इवेंट शुड बी परफॉर्म टू कंप्लीट द टास्क देन वी अप्लाई द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा पहले आराम से इसको समझो कि ये है क्या। मतलब कि कोई हमारे पास एक वर्क है या कोई काम है या कोई टास्क है, उसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं। अगर उन सब इंटरमीडिएट इवेंट्स को परफॉर्म करने के बाद ही हमारा काम खत्म होता है या हमारा वर्क खत्म होता है, तो जो इंटरमीडिएट इवेंट्स के वेज हैं उनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, और लॉ ऑफ एडिशन में क्या है? लॉ ऑफ एडिशन में अगर कोई भी एक इंटरमीडिएट इवेंट कंप्लीट करते ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब इनके वेज को क्या करना है? एडिशन। अभी तुम लोगों को मेरी बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ यार। जैसे सपोज मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूँ। ठीक है, तुम्हारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। गॉट माई पॉइंट? कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। अब वो 30 स्टूडेंट्स में तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि उन 30 स्टूडेंट्स में मान लो मुझे 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ठीक है, एक 2 मॉनिटर चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। 20 बॉयज़ थे और 10 गर्ल्स थी, टोटल स्टूडेंट 30 थे। अब मैं आया,
मैंने है ना इसको दो इवेंट कंसिडर कर लिए। एक इवेंट ए कंसिडर कर लिया सिलेक्शन ऑफ बॉय, और बी इवेंट कंसिडर कर लिया सिलेक्शन ऑफ गर्ल। क्लियर है ना। अब सब लोग सोचो, अगर मैं ए इवेंट परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास कितने वेज होंगे, मतलब एक लड़के को सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने वेज होंगे। आपने कहा सर 20 हैं, क्यों? क्योंकि 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 लड़कों में से कोई भी एक लड़के का सिलेक्शन कर लूँगा, तो 20 वेज है फॉर इवेंट ए। अब बी इवेंट मैंने क्या कंसिडर की, सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब उस गर्ल का सिलेक्शन करने के लिए कितने वेज हैं? तुमने कहा सर 10 वेज हैं। अब एक बात बताओ, मुझे दो स्टूडेंट चाहिए थे, एक गर्ल और एक बॉय फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्या मुझे दोनों इवेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी काम खत्म करने के लिए? क्या वेल एक ही इवेंट परफॉर्म करूंगा? आपने मुझे हाथों हाथ जवाब दिया, सर आपको तो दो स्टूडेंट चाहिए, एक बॉय और एक गर्ल। आपका काम क्या है? दो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, एक बॉय और एक गर्ल। आपको इवेंट ए भी परफॉर्म करनी पड़ेगी और इवेंट बी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 20 मल्टीप्लाई विद 10, 200 वेज होंगे। ओके, अब मैं वापस आया क्लास में। अब मुझे एक ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करना था, आइदर बॉय और गर्ल। ठीक है, इधर बॉय है और गर्ल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी मैंने दो इवेंट लिया, ए इवेंट सिलेक्शन ऑफ बॉय और बी इवेंट क्या ले लिया, सिलेक्शन ऑफ गर्ल। ठीक है, अब ए के लिए कितने ऑप्शन थे? ए के लिए 20 ऑप्शन थे। बी के लिए कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मैं ए परफॉर्म करूं मेरा काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लड़के का सिलेक्शन कर लो सर, एक ही बच्चा चाहिए, या फिर लड़की का सिलेक्शन कर लो तब भी आपका काम खत्म हो जाएगा। इस बार नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? एडिशन, मतलब 20 + 10 कितना हुआ? 30, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बस ये देखना है कि अगर मुझे सारी इंटरमीडिएट इवेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी तो मेरा टास्क कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर केवल एक ही इंटरमीडिएट इवेंट खत्म करने से मेरा टास्क खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द लॉ ऑफ एडिशन। आप ध्यान से देखो, एक नोट लिखा मैंने, इवेंट ए कैन बी परफॉर्म बाय एम वेज, इवेंट बी बाय एन वेज, इवेंट सी कैन परफॉर्म बाय पी वेज। नंबर ऑफ वेज बाय विच एनी वन इवेंट कैन बी परफॉर्म, मतलब कोई भी एक इवेंट परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो वेज कितने होंगे? m + n + b। एनी टू इवेंट, तो क्या क्या होगा? m मल्टीप्लाई विद n मल्टीप्लाई विद p और m मल्टीप्लाई विद p। समझ में आ रहा है? mn मतलब आपने a और b इवेंट परफॉर्म किया, np मतलब आपने b और c इवेंट परफॉर्म किया, pm मतलब आपने a और c इवेंट परफॉर्म किया। गॉट माई पॉइंट? और ऑल इवेंट परफॉर्म करनी थी तभी काम खत्म होता है, तो क्या करना पड़ेगा? m मल्टीप्लाई विद n मल्टीप्लाई विद p। क्लियर है? जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, मान लो सपोज ये ले लिया ए, ये बी, कोई स्टेशन हैं सी डी ई एफ। ए से बी स्टेशन पे जाने के दो वे हैं, मतलब ये अपना महेंद्रगढ़ है, ये नारनौल है। यहाँ पर जाने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके, मतलब दो रास्ते हैं। ठीक है, ये रेवाड़ी ले लिया, यहाँ पे जाने के तीन रास्ते हैं। ठीक है, ये मैंने हिसार ले लिया, इस पे जाने के तीन रास्ते हैं। ये मैंने गुड़गांव ले लिया, यहाँ पे जाने के तीन रास्ते हैं। यहाँ से यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं। यहाँ मैंने फाइनली दिल्ली ले लिया, यहाँ पे लेने के तीन रास्ते हैं, यहाँ पे दो रास्ते हैं। ये जो 2 3 4 3 3 ये सब लिखे हुए, ये नंबर ऑफ वेज हैं, मतलब कितने रास्ते हैं। अब सबसे पहले मुझे जाना है ए टू सी। अगर मुझे ए टू सी जाना है बेटा, तो ए टू सी जाने के लिए ये एरो है ना, इसी डायरेक्शन में जा सकते हो, वापस रिवर्स नहीं आ सकते। ए से सी जाने के, ए से बी, फिर बी से सी, या फिर ए से सी डायरेक्टली। अब ध्यान से देखना, एक तो मेरे पास आ रहा है ए टू बी, बी टू सी, एक तरह से दो इंटरमीडिएट इवेंट है। ए से बी जाना है और बी से सी जाना है, जब जाकर हमारा टास्क कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये दोनों इंटरमीडिएट इवेंट्स साथ में परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब हमारा टास्क कंप्लीट होगा। ए से बी जे पे जाने के रास्ते कितने हैं? 2, और बी से जाए सी पे जाने के रास्ते कितने हैं? 4। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई विद 4। क्या काम खत्म हो गया? तुमने कहा हाँ सर काम खत्म हो गया, सी पे पहुंच गए, तो अब क्या लगाएंगे? प्लस। अब एक और रास्ता कैसे? ए टू सी। यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो चुका है, यहाँ अंदर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ एडिशन है। ए टू सी के कितने वेज हैं? 3। टोटल आंसर क्या होगा? 8 + 3 11। अब तुम सोचो, ए से मुझे किस पे जाना है? एफ। एक वे मुझे नजर आ रहा है ए, बी से डी, डी से एफ। ओके, एक नजर आ रहा है ए से सी, सी से ई, ई से एफ। एक नजर आ रहा है ए से बी से सी से ई, ई से एफ। एक नजर आ रहा है ए से बी से डी, डी से ई और ई से एफ। अब देखो, इसमें मेरे पास तीन इंटरमीडिएट इवेंट आ रही है, ए से बी से डी, डी से एफ।
लेकिन ये जब तीनों खत्म होगी ना, साथ में परफॉर्म होगी, जब मैं फाइनली ए से एफ पे आऊँगा, तो इनके जो वेज होंगे ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, काम खत्म हो गया, आप क्या आएगा, एडिशन। फिर ये तीनों इंटरमीडिएट इवेंट कंप्लीट होगी, फिर ये चारों इंटरमीडिएट इवेंट कंप्लीट होगी, तब टास्क खत्म होगा। ऐसे ये चारों इंटरमीडिएट इवेंट कंप्लीट होगी जब टास्क खत्म होगा। तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, समझ में आ गया होगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। फाइनली इनके बीच में क्या आएगा, एडिशन, और आंसर क्या हो गया, 108। आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग आराम से। नेक्स्ट नंबर आ गया 7 पर्सन एंड 7 फ्लोर, मतलब 7 आदमी और 7 हमारे पास, हम किसी लिफ्ट में जा रहे हैं 7 फ्लोर से। नंबर ऑफ वेज व्हेन एवरीवन कैन, ठीक है, एवरीवन आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, मतलब सारे के सारे अलग अलग फ्लोर पे जा रहे हैं। अब इमेजिन करो आप 7 फ्रेंड एक साथ बाहर लिफ्ट के खड़े हो, तुम सातों ने डिसाइड कर लिया यार अपने को अलग अलग फ्लोर पे जाना है, ठीक है ना, ओके। अब सबको अलग अलग फ्लोर पे जाना है, सब लिफ्ट के अंदर एंटर करते हैं। तो P1 के लिए कितने ऑप्शन है, 7, क्योंकि P1 अगर फर्स्ट बच्चा है तो उसके लिए 7 ऑप्शन है, वो किसी भी फ्लोर पे आ सकता है। P2, अब P1 जिसने जो फ्लोर, ठीक है, सेलेक्ट किया, ऑक्यूपाई की, उस पर नहीं जाना है तो 6। फिर P3 के लिए कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि 2 फ्लोर इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। या फिर सिंपल सी बात कह सकते हैं कि 7 थे, 7 को 7 फ्लोर पे अरेंज करना था, तो आंसर क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ। सेकंड मैंने लिखा व्हेन ऑल आर गोइंग ऑन एनी फ्लोर, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी किसी भी फ्लोर पे जा सकता है। तो P1 के लिए ऑप्शन कितने होंगे, 7, P2 के लिए भी कितने होंगे, 7, P3 के लिए भी 7 एंड सो ऑन, P7 के लिए भी 7। तो टोटल वेज कितने होंगे भैया, क्या P1 को भेजना था या केवल P2 को भेजना था, या सबको, सबको मतलब ये जितने भी इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं इन सब का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। बेटा यही तो काम की बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि इनमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। इनमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम क्या था, P1 से P7 तक सबको अपने को शिफ्ट करना था, हाँ या ना। केवल P1 को शिफ्ट नहीं करना था, या केवल P2 को नहीं, P1 से P7 जितने भी स्टूडेंट थे या जितने भी पर्सन थे उनको शिफ्ट करना था। तो काम या वर्क या टास्क कब खत्म होगा, जब हम सातों को, ठीक है, शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, सबका मल्टीप्लिकेशन। लास्ट मैंने लिखा है, लास्ट क्वेश्चन था व्हेन ऑल आर नॉट गोइंग ऑन अ सेम फ्लोर। तुम सोचो, तुम लोग लिफ्ट के अंदर जाने ही वाले थे, ठीक है, और तुमने डिसाइड किया यार आज तो हम सब लोग एक ही फ्लोर, सेम फ्लोर पे जाएंगे। तो बताओ आपके पास कितने ऑप्शन है। तुमने कहा कि सर सब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सबके सब एक ही फ्लोर पे जाएंगे, इसके लिए तो 7 ऑप्शन है, क्योंकि हम सब डिसाइड कर लेंगे या तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, या फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, या फिर हम थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, या फिर हम लोग 7th फ्लोर पे जाते हैं। तो हमारे पास 7 ऑप्शन है। तो इसका मतलब व्हेन ऑल आर नॉट गोइंग ऑन अ सेम फ्लोर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं टोटल माइनस व्हेन ऑल आर गोइंग ऑन अ सेम फ्लोर, मतलब वो केसेस में से, टोटल में से वो केस माइनस कर देता हूँ जब हम सब लोग एक ही फ्लोर पे जा रहे हैं। तो वो केस कितने होंगे, 7 केसेस होंगे। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 7, समझ में आया, टोटल माइनस व्हेन ऑल आर गोइंग ऑन अ सेम फ्लोर, तो 7 माइनस हो गया। तो 7 की पावर 7 माइनस 7, फाइन। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आंसर्स कैन बी गिवन बाय वन स्टूडेंट, ठीक है, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन द टेस्ट पेपर। मतलब एक स्टूडेंट है, उसको पेपर में 5 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन दिए, तो कितने तरह के आंसर दे सकता है। यार एक बात बताओ, अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, एक बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2, आइदर ट्रू लगाऊंगा या फॉल्स। सेकंड के लिए क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। थर्ड के लिए क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स, 2 ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि काम खत्म होगा जब मैं सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली टोटल बेस कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई, आंसर क्या होगा, 2 की पावर 5, 32, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने लिखा है हाउ मेनी आंसर्स आर पॉसिबल व्हेन ऑल आंसर्स आर नॉट करेक्ट। बेटा यार ऐसा तो एक ही केस बनता है जब तुम्हारे सारे आंसर सही होते हैं, क्योंकि वो आंसर तुमने, मतलब एक तरह से तुम 32 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट बना सकते हो, ठीक है, आंसर देने के। लेकिन उस 32 में से केवल एक ही आंसर, एक ही अरेंजमेंट ऐसा होगा जो आंसर की में होगा। जैसे आंसर की में लिखा हुआ है ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स।
अब उन 32 में एक अरेंजमेंट ऐसा बनेगा जो ये होगा, उस टाइम तुम्हारे सारे आंसर की से मैच हो जाएंगे और वो तुम्हारे उस कंडीशन में तुम्हारे पांचों आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, अब उसने कहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल वेज होंगे जब तुम्हारे सारे आंसर सही नहीं है। तो इसका मतलब टोटल कितने थे 32, उसमें से वो आंसर की वाला जो आंसर है वो रिमूव कर दूं तो रिमेनिंग अरेंजमेंट में कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारा जरूर गलत होगा। तो 31 वेज होंगे जिसमें तुम्हारे आंसर सारे सही नहीं होंगे। हो सकता है एक गलत हो सकता है दो गलत हो सकता है तीन गलत हो सकता है चार गलत हो सकता है पांचों गलत हो जाए। ठीक है, तो वो केस कौन सा था जिसमें सब सही थे, वो केस था जो आंसर की में दे रखा था, बस वो वाला माइनस कर देते हैं 31। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट वाले में वापस हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय।